हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, नेक्स्ट सीटेट दिसंबर 2023 में दोबारा से होने वाला है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सीटीपी का एक टॉपिक लेवागोस्की लेकर आई हूँ, जो कि सीटेट के पेपर के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। सीटीपी में 2 से 3 क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, और हिंदी में भी पूछा जाता है, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो चलिए टॉपिक देखते हैं। अगर आप लोगों को लेवागोस्की का टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए टॉपिक देखते हैं। लेवागोस्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। जो लेवागोस्की थे वो सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। और लेवागोस्की जो थे वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। मतलब इसका होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने समाज से, जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो वह बच्चा अपने समाज में सबसे पहले अपनी मदर टंग सीखता है, परिवार से सीखता है, उसके बाद अपने आस पड़ोस से सीखता है। तो यह अंतःक्रिया करके सीखता है। और लेवागोस्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये हो गया लेवागोस्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। तो लेवागोस्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कौन से थे? जेडपीडी, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपित निकट विकास का क्षेत्र। मतलब कि वास्तविक विकास के स्तर संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि जो बच्चा वास्तविक है, जो जैसे कोई बच्चा है और वो पढ़ रहा है, वहाँ उसको वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे नहीं आ रही हैं। तो उस दोनों चीज़ों के बीच के जो अंतर होता है, इसी को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा। वयस्कों को दी जाने वाली हेल्प को ही ढांचा या इसके फोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पे पहाड़ लिख उठा है, टाइपिंग में गलत हो गया है। मैंने एक टाइपिंग किया था तो थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके फोल्डिंग किसे कहते हैं? जैसे कि वयस्कों के द्वारा जो दी जाने वाली हेल्प होती है उसे ही इसके फोल्डिंग कहते हैं। यह पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही पूरा वाइगोस्की टॉपिक ही पूरा इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको फोल्डिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, कोई बच्चा है और वो साइकिल सीख रहा है, उसे चलाना नहीं आता है अच्छे से। अगर वो सीख रहा है, अगर उसे पीछे से कोई पकड़ कर उसे हेल्प दे दे थोड़े दिन, आई मीन थोड़ी देर तक, तो वो थोड़ी दूर तक का अपने आप अकेले ही चला सकता है, अपने आप से ही वो चला सकता है। तो धीरे धीरे वो सीख जाता है साइकिल चलाना। तो यहाँ पे वयस्कों के द्वारा जो हेल्प दी गई, जो हेल्प वहाँ पे सहारा दिया गया, जो पीछे से पकड़ा, जो भी पकड़ा वयस्क या जो भी आई मीन तो उसके द्वारा जो हेल्प दी गई उसी को ही हेल्प या पाड़ या ढांचा कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है कोई बच्चा है, वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, वहाँ पे उसको वो चीज़ें नहीं आ रही है, तो वहाँ पे वो उसका भाई थोड़ी सी मदद कर देता है उसको, क्वेश्चन को करने में। तो वहाँ पे जो मदद किया उसी को ही हम इसके फोल्डिंग कहेंगे। वहाँ पे उसको सहारा दे दिया, हेल्प दे दिया, ढांचा, पाड़, इसे इतने नामों से जाना जाता है। किसी भी नाम से वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पाड़ कहा जा सकता है, ढांचा कहा जा सकता है, इसके फोल्डिंग कहा जा सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हेल्प दी जाती है वैश्य के द्वारा, उसी को ही पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा और इनके विचार। भाषा और इनके विचार। भाषा इनकी क्या थी और इनके विचार क्या थे, ये सोचते क्या थे, ये क्या करना चाहते थे, ये सब। तो उनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। जो वाइगोस्की थे, इन्होंने बताया कि
इन्होंने बताया कि जो भाषा होती है ये पहले आती है तब विचार आते हैं, मतलब हमारे अंदर पहले भाषा आ जाती है उसके बाद हम सोचते हैं। भाषा के द्वारा हम सोचते हैं, पहले भाषा आएगी तब विचार आएंगे, तब हम चिंतन करेंगे। तो इसी को ही भाषा और विचार कहते हैं। तो इनके भाषा और विचार क्या थी, ये क्या कहना चाहते थे? तो ये चिंतन इन्होंने बताया कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। इन्होंने बताया कि शुरुआत में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चा हो गया, ले लीजिए, तो यहाँ पे जो भाषा होती है और जो सोचते हैं, विचार करते हैं, ये दोनों अलग अलग होती हैं शुरुआत में। तो लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पे लगभग 1 to 3 ईयर तक, 1 से 3 साल तक भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके बाद एक साथ हो जाते हैं। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आती है। तो इन्होंने यही बताया कि पहले हमारे अंदर भाषा आ जाती है, उसके बाद में विचार आते हैं। पहले हमारे अंदर भाषा आती है, तब भाषा के द्वारा हम चिंतन करते हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं भाषा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो भाषा और संज्ञानात्मक विकास, जो भाषा और चिंतन होते हैं, ये भाषा संज्ञानात्मक विकास और इसी को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम बनाती है। और भाषा को कॉग्निटिव, वही टाइपिंग हो गया है 2 बार, गाइड करती है, भाषा को गाइड करती है। आगे देखते हैं निजी भाषा या आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच। बच्चा निजी भाषा किसे कहते हैं? कभी कभी निज भाषा करके पूछता है। निजी भाषा, आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्या कहते हैं, प्याजे वाले में भी है प्राइवेट स्पीच, वहाँ पे भी है ये निजी भाषा और आंतरिक भाषा। तो कभी कभी दोनों में मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच होगा। यहाँ पे क्या होता है प्राइवेट स्पीच का मतलब, यहाँ पे बच्चा जब कोई कार्य कर रहा होता है तो वो मतलब गुनगुनाता रहता है या बोल बोल के कार्य करता है, या मतलब जैसे कोई बच्चा रहता है वो खेलता रहता है और खेलता है तो वो मतलब बोल बोल के खेलेगा, ये मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं आज इसको ये दे दूंगा, और क्या कहते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, मतलब बोल बोल के वो कार्य कर रहा होता है उस टाइम। तो इसी को ही हम आंतरिक भाषा या निजी भाषा कहते हैं। वो मतलब कि क्या कहते हैं, रेगुलेट करता है अपने मतलब कार्यों को रेगुलेट करने के लिए जो भी मतलब भाषा का यूज करता है, उसी को ही आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में संस्कृत उपकरणों, कल्चरल टूल जैसे मैप, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, वाइगोत्स्की जो थे वो सीखने के प्रोसेस में क्या कहते हैं, संस्कृत के उपकरणों को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। इन्होंने कल्चरल टूल जैसे मैप हो गए, लैंग्वेज हो गए, कैलकुलेटर पर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिए थे। कौन? वाइगोत्स्की। तो ये पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि सांस्कृतिक उपकरणों, कल्चरल टूल, कैलकुलेटर, कुछ भी यंत्र लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो कौन से वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे जो मतलब उसके महत्व पर जोर देते थे, तो वो वाइगोत्स्की थे। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में संस्कृत उपकरण हो गए, मैप, लैंग्वेजेस एंड क्या कहते हैं, कैलकुलेटर के महत्व पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। अब आगे देखते हैं जीन पियाजे वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ का पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया था। जो जीन पियाजे वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को, मतलब दोनों ने ही, अगर पेपर में पूछा जाएगा दोनों का सेम है इसमें। तो इन्होंने सीखने के प्रोसेस को पैसिव से एक्टिव की ओर ट्रांसफ़र किया है, ना कि एक्टिव से प्रोसेस की ओर। कभी कभी हम ज़्यादा चतुराई में गलत कर देते हैं कि नहीं एक्टिव से पैसिव की ओर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की के सीखने की समझ क्या कहते हैं, किसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, तो निष्क्रिय से सक्रिय प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया जाता है, पैसिव टू एक्टिव की ओर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।